बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मुबैना धांधली का जो शोर है वो अभी तक कम नहीं हो सका और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि हफ्ते के रोज़ कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी हो गए, इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। अब उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई है जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जो उज़रदारियाँ हैं उनकी बताया जा रहा है तादाद तकरीबन 450 है जो कि इलेक्शन कमीशन में जाएंगी और वहाँ से फिर वो ट्राइब्यूनल्स को जाएंगी। अब ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो वफाक में, केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में तो बना दिए गए, लेकिन पंजाब में अभी तक ट्राइब्यूनल जो है उसका क़याम अमल में नहीं आया। इसकी क्या वजूहत हैं उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ ये कि आज जो इस्लामाबाद के 3 हलक़े हैं वहाँ पर उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया गया है और साथ साथ सियासी मंजरनामा जो है उसमें भी हम देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंट हुई है। मसलन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो वफाक की हुकूमत है उस पर मुशावरती कमेटी का 5वां दौर इस वक्त भी जारी है। शामी साहब, हफ्ते के रोज़ से ये सिलसिला शुरू हुआ, एक हड़बौंग मची, एक हंगामा। कमिश्नर साहब तो बोल पड़े कि जी मतलब यानी धांधली की है, एतराफ़ भी कर लिया, मुस्ताफ़ी भी हो गए, फिर तहकीकाती कमेटी जो है वो भी बन गई है। देखें, जो कुछ भी हुआ है इंतखाबात के दौरान, एक तो नेट बंद हुआ बिल्कुल गिनती के दौरान, और फिर जो सिस्टम था उनका वो फेल हुआ। तो गिनती से पहले भी सर पूरा दिन ही नेट तो बंद रहा ना, लेकिन गिनती के दौरान भी बंद रहा। बिल्कुल। अब वो इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर जो फॉर्म 45 मुरतब करके भेजेंगे रिटर्निंग अफसर को और फिर उसके बाद वो भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, इस सिस्टम का नेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये चलता रहेगा। ऑफलाइन भी काम करेगा। ऑफलाइन भी काम करेगा। अब उसने भी काम नहीं किया, उसमें भी खलल पड़ गया। अब वहां सारा मसला वहां पैदा हुआ। फॉर्म 45 जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको मुरतब कर दिया और दे दिए और उसके बाद वो एक मुकर्रर वक्त में वो पहुंच नहीं पाए रिटर्निंग अफसर के पास, फिर इलेक्शन कमीशन के पास, नतीजा डिले हुआ और उससे फिर तरह तरह की अफवाहें, शकूक व शुबहात में तरह तरह के दावे, और अब ये हुआ कि ये भी खबरें आने लगी कि जाली जो हैं फॉर्म 45 भी तैयार कर लिए गए जी, फेक कई उम्मीदवारों ने, वल्लाह वाला। अब मसला ये है कि इसमें जो हाहाकार मची तो उसका अभी तक वो थमने में नहीं आ रही। बिल्कुल, हर रोज एक नया मामला होता है। अब रावलपिंडी के जो कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्टा वो भी मैदान में आ गए, यानी कई दिन के बाद पोलिंग के ज़मीर जाग गया उनका। उन्होंने कहा कि ये मैंने तो खुद धांधली की है। ये 13 सीटें रावलपिंडी डिवीजन की जी, और उसमें तो 70 हज़ार वोट जो हैं एग्जैक्टली वो उसमें उसका फर्क वाकई, वो जो लोग हार रहे थे उनको जितवा दिया 70 हज़ार की लीड से हार रहे थे। तो अब आप ये एक हंगामा, और साथ ही उन्होंने नाम ले दिया चीफ जस्टिस का भी, वो बड़ा संगीन सर, और उन्होंने नाम ले दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी। अब उसके बाद उस पर बहस शुरू हो गई। कोई कह रहा है ये नफ्सियाती मरीज है, कुछ गुफ्तगू ऐसी की उन्होंने जिससे शुबा पड़ता है ज़हनी। लेकिन अब किसी ने कहा जी इसने अमेरिका का वीजा लगाया हुआ था, भैया किसी ने कहा कि ये तो मतलब कोई साजिश हो गई है, किसी ने कहा एस्टेब्लिशमेंट साजिश कर रही है, किसी ने कहा 25 करोड़ में बिक गए, किसी ने कहा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिश हो रही। ओ भाई बंदा है खुदा, वो अगर नफ्सियाती मरीज था या उस मकामी होशो हवास बात नहीं कर रहा था या वो करप्ट अफसर था या है, तो उसको मुकर्रर किसने किया और था कैसे ओहदे पे अपने? उस ओहदे पर धारा पीटीआई ने तो मुकर्रर नहीं किया ना, वो तो निगरान हुकूमत ने मुकर्रर किया या उससे पहले मुकर्रर हुआ होगा। तो यानी तो पुरानी है इनकी। अब उसके बाद उन कमिश्नर साहब से ये पूछे
अव्वलन तो बराह रास्त उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका रोल नहीं है, ये रिटर्निंग अफसर नहीं होते, उनका एक कोऑर्डिनेशन का रोल तो है। रिटर्निंग अफसर जो है ना वो हैं ना उनके निगरान हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो कोऑर्डिनेशन तो कर रहे थे जब ये सारा कुछ हो रहा था, मान लिया जाए ऐसा ही हो रहा था, उस वक्त उन्होंने मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया और दीवार बन के खड़े क्यों नहीं हुए और रोका क्यों नहीं? अगर रोक सकते थे उस वक्त वो रुला रहे थे ना, उस वक्त वो रोक लेते, उनके खिलाफ कार्रवाई होती, आज कौम उनके साथ खड़ी होती। लेकिन वो सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने ये बयान दाग दिया और एक उनका जी तो वीजा भाई वीजा लेके अगर उनको वीजा भी मिल गया अमेरिका का तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो रिटायर होने वाले थे जी, वो कह रहे हैं ना ECL में नाम डालें उनका, 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में रिटायर हो रहे मार्च थे, में उनकी प्रमोशन नहीं हुई जी। वो सारी बातें जो है ये इर्रेलेवेंट। या तो होता ना वीजा लेके चले जाते, अमेरिका में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मेरी जान को खतरा था जी, मैं इसलिए ये बता रहा हूं। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा कि मेरा जमीर जाग गया है, मैं खुदकुशी करने लगा था और फिर कहा मुझे तो गिरफ्तार करो, मुझे फांसी दो, सजाए मौत दे दो मुझे। तो बहरहाल उनकी बातों से कोई जहनी तवाज़ुन जो है वो तो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उन पर जो बातें अब की जा रही उनका कोई वो ताल्लुक नहीं है उससे। वीजा मिल गया या करप्ट थे नहीं थे, उनके बेटे का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का है नहीं है, ये सारी इर्रेलेवेंट बातें। सर 2013 से 2018 अब बात ये है, देखिए 2013 से क्या 2018 के दरमियान वो अहम सरकारी ओहदों पर तैनात रहे, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद रहे। वो आपकी वाली बात कि ये सब करते रहे ना, रिटायर होने वाले थे, रिटायर होने वाले हैं, तो फिर अब उसमें इसमें तो कोई कलाम हो नहीं सकता। तो उनको उनकी शोहरत जो थी वो एक अच्छे अफसर की थी इस लिहाज से कि जो काम उनके सपुर्द होता था वो करते थे। और रावलपिंडी में उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, रिंग रोड का भी और दूसरा भी जी, इससे कतई नजर। अब उन्होंने जो कुछ भी है, वो नफ्सियाती मरीज हैं, वो किसी के बहकावे में आ गए हैं, बिक गए हैं। और राजा रियाज साहब इल्जाम लगा रहे हैं 25 करोड़ का, लगा कौन रहा है इल्जाम? उनका जमीर जाग गया है, इससे हमें कोई गरज नहीं, सो गया है, इससे भी गरज नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसको देखा, अब उसकी तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी कायम कर दी है 3 रुकनी, बिल्कुल, जो तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। मैं ये समझता हूं कि जिन हलकों का इन्होंने जिक्र किया है, ये रावलपिंडी के जो रावलपिंडी डिवीजन के जो हल्के हैं कौमी असेंबली के, उन सब का रिकॉर्ड जो है निकाला जाए, वो सर्वमोहर कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए और रिकॉर्ड का ऑडिट होना चाहिए। वोटों का, वोट तो महफूज है ना, हाँ जी बिल्कुल, उससे पता चल जाएगा भाई इनके फॉर्म 45 कैसे जारी हुए, उन पे क्या लिखा हुआ था, 47 में क्या था। अब सारे लोग जो हैं उसकी तरदीद कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा, मुझे तो उन्होंने मुबारकबाद दी है जी, और दूसरे जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी कहा, उनके इल्जाम लगाए। इससे हमें गरज नहीं है। जब एक बात हो गई, इल्जाम लग गया, दुनिया में वो खबर गूंज गई, अब आप उसका ऑडिट करें उन वोटों का। हर बैलेट पेपर जो है उस पे अंगूठे का निशान भी होता है। फाफिन ने भी ये मुतालबा किया है, ठीक है ना, फाफिन ने मुतालबा किया तो अच्छी बात है, उन्होंने भी ढंग की बात की है। और हम जो अर्ज कर रहे हैं ना, उसका तरीका ये है, उसका ऑडिट किया जाए, उनके फॉर्म 45 जो हैं वो पेश हों, सारे पोलिंग एजेंट मौजूद हों, उसकी तहकीकात हो एक एक, और उसको आप ऑडिट करके और तह तक पहुंच जाए। बाकी आप देखें ना, जितने भी उनके आरओस थे या DROs थे, जो लोग इंतखाबी काम कर रहे थे, उन सब ने तो तरदीद की है उनकी। 6 हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने अपने तहरीरी बयान जमा करा दिए। खराफात, बिल्कुल, हाँ जी, हमने बिल्कुल दयानतदारी से काम किया। मगर उनकी शहादत जो है वो भी सानवी है। पहली शहादत तो उन बैलेट पेपर्स की है और उनके रिकॉर्ड की है, जो आपके पास मौजूद है। उसको चेक कर लीजिए, दोबारा गिन लीजिए, फॉर्म 45 चेक कर लीजिए, वो जमा कर लीजिए, 47 कैसे बनाए गए उसको चेक कर लीजिए,
और एक तो है ना कि इन्होंने गलत कहा है, ये सही कहा है, ये बातें एक तो ये बात हो गई। ये पागल हैं या नहीं है, ये करप्ट हैं या नहीं है, ये अमेरिका जा रहे थे या नहीं जा, इससे छोड़े एक बात, एक अलग रख दे। सवाल ये है कि आपका रिकॉर्ड क्या कह रहा है, उसको ऑडिट करें और रिपोर्ट सामने लेकर असल शहादत तो वही है ना। एक बात आप देखिए, यहां तो रोज उठाना, अब एक सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो गया कि जी लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस में, लक्ष्मी चौक के, जो मानसहरा के और छप रहे हैं बैलेट पेपर्स NA-15 अब बताइए, इलेक्शन खत्म हो चुका, गुजर गया, नतीजा आ चुका, नवाज शरीफ साहब वहां से हार चुके, उनकी दरखास्त भी मुस्तरद हो चुकी। अब उसके बाद जनाब वो बैलेट पेपर यहाँ क्यों छप रहे हैं, और वहां से कोई इतला करता है उनको, और 2 एंकर जो हैं 2 टीवी चैनल्स के जाते हैं भागे भागे और फिल्म बनाते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। वो चैनल्स नहीं चलाते, वो कहते हैं देखिए एक जिम्मेदारी की बात की, बिल्कुल। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो सारी चलती। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, जो वहां के लोग थे वो हाथ खड़े के बैठा, हाहाकार मच गई, उन्होंने हाथ खड़े किए, हमने नहीं दी, ये किसी और से बनवा के हमारे ही सोर्स ने वो सोशल मीडिया पे डाल दी। पहले पूछा उसने, भाई बात ये है कि वो कौन है, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक कौन है, ये पता लगाया उसको ऑर्डर किसने दिया है इन बैलेट पेपर्स को। ये तो आप देखिए कि बैलेट पेपर्स तो खास कागज पर छपते हैं, फ्रांस से आया था, खास कागज, आम कागज पे नहीं। बिल्कुल वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होता है, एक बात, खास मार्किंग होती है। और दूसरी बात यह है कि जो बैलेट पेपर्स हैं वो जो जरूरत जितने वोटर होते हैं टोटल, उनसे कुछ थोड़े जायद छपवाए जाते हैं जरूरत से, बिल्कुल। और आप देखिए कि जो पोलिंग है मतलब 48% पोलिंग हुई है, तो मगर बैलेट पेपर तो 100% के छपेंगे ना, बिल्कुल। तो अगर बैलेट पेपर्स किसी को चाहिए, इलेक्शन कमीशन में कोई शख्स है जो उसमें कोई हेरा फेरी करना चाहता है, उसके पास तो बैलेट पेपर्स मौजूद है, छपाने की क्या जरूरत है, एग्जैक्टली। और मनसारे का पेपर यहाँ छपाने की क्या जरूरत है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं शरारती, जो कि इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा दागदार करना चाहते हैं, मुतनाज़ा करना चाहते हैं। तो अब कानून को हरकत में आना चाहिए, इसका भी सुराग लगाना चाहिए, बिल्कुल। फिर यह है कि जो अफसर हैं, जो रिटर्निंग अफसर हैं, जो DROs हैं, उनको धमकाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और उनको कहा जा रहा है कि जनाब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ये भी आप देखिए, ये हारने वाले कर रहे हैं, ये जीतने वाले कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अब ये भी एक, ये तो आपने तूफान बदतमीजी मचा दिया ना। लेकिन सर इस पे निगरान, तो बजाय इसके कि आप तह तक पहुंचे, आप तो एक माहौल को आलूदा करते चले जा रहे हैं। लेकिन नोटिस ले लिया ना निगरान वजीर आजम ने, निगरान वजीर आजम है, निगरान वजीर आला है, भाई ये किस मर्ज की दवा है, इनकी जरूरत क्या थी हमें? अगर इन्होंने कुछ भी नहीं करना था और इन लोगों की गर्दन नहीं मापनी, तो फिर बैठे क्यों हुए? इसलिए ये जो भी और तहकीकात, जो आपकी शिकायत हैं, उनका तो अदाला होना चाहिए। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का काम है बजाय खटाई में डालने की चीजों को और तेज रफ्तारी से मामला को निपटाए। ये क्यों नहीं हो रहे सर, जरा अपने, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अपना काम शुरू करें, उससे पहले अदालतें जो हैं वो कर सकती हैं तो वो भी कुछ करें। अब यहाँ तो एक और देखे ना, एक दरखास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, एक साहब ने बंदा ही भाग करके मुबैना तौर पर को ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, एन से ही नाम है उनका। अच्छा, अब वो दरखास्त दायर हो गई, अब समाज पे लग गई, ये इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। अब चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं और वो कहा भी कहाँ है दरखास्त गुजार, वो है नहीं, वो भाग गए, वो मालूम नहीं कहाँ है। ये लेकिन ज्यादती है ना, आप अदालत से प्रैंक कर रहे हैं, मतलब कितने नहीं। और फिर अभी दरखास्त दायर की है और खबरें लग गई। एक जमाने में तो ये लाजिम था कि जब तक कोई दरखास्त मंजूर ना हो जाए समाज के लिए तब तक मीडिया खबर नहीं चलनी चाहिए। अब लोगों ने ये प्रोपेगंडे का जरिया बना लिया अदालतों को। ये कहा है अदालत ने, दरखास्त दायर करते हैं, खबरें चलनी शुरू हो जाती हैं तशहीर के लिए। तो अदालत भी तो कोई देखे ना कि अदालतों को एक मिसयूज किया जा रहा है। सर अदालत ने ऑर्डर कर दिया, अब बोलो, अब उसकी तलाश करो, पकड़ो, दौड़ो, भागो, कुछ पता नहीं। वो ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड
पता नहीं हैं मुबैना कि नहीं है, ब्रिगेडियर हैं कि नहीं है, अब उनका सुराग लगाया जाएगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। हमारे अदालतों को भी सोचना चाहिए ना, अपनी अथॉरिटी जो अपना कोई असर्ट करे ना, इन चीजों को रोकें, इस स्कैंडलाइजेशन को। अब कह रहे हैं ना सर रोकेंगे, इसके अब ऊपर बताइए जो क्या छोड़ेंगे खबरें नहीं। क्या आ रही हैं? हुकूमत का और लोगों का मिलकर 1 खरब रुपए से ज्यादा खर्च हो गया है इलेक्शन पे, जो उम्मीदवारों ने खर्च किया, जो हुकूमत ने खर्च किया। ये कोई मामूली बात है? ये एक्सरसाइज। और यहाँ बातें हो रही हैं कि जी फिर दोबारा भी इलेक्शन हो हम सकता कोई है। हलवा खाने आए हैं कि पकाओ हलवा और जा रहे हैं बस। मजा नहीं आया दोबारा पका दो, ऐसा तो नहीं है ना सर। ये तो बात ना हुई। तो इसलिए ये सारा ये निगरान हुकूमतें जो अब जाने वाली हैं, इनको चाहिए अभी कुछ नमक तो हलाल कर जाए। तो अब बात ये सर, मैं जरा वकार सैयद साहब हमारे साथ हैं, उनको ले लें क्योंकि वो इंतखाबी अब वो उज़रदारियां जो है आज ना, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 नशिस्तें जो हैं बिल्कुल उन पर रोक दिया ना, नोटिफिकेशन रोक दिया, मुअत्तल कर दिया। एग्जैक्टली। अब वो बेचारे तीनों जो है कामयाब शुदा, वो हवा में रह गए, मुअल्लक हो गए। एग्जैक्टली, चलिए, कुल मिला के 4 हो गए अब। कौन है वकार सैयद साहब? वकार साहब, आपको आवाज आ रही है? वकार साहब अब बताएं आज क्या हुआ है? जी बिल्कुल। ये ट्रिब्यूनल्स कायम हो चुके हैं, काम शुरू कर दिया है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है? पंजाब में नहीं हुआ बस। जी बिल्कुल शामी साहब, इस वक्त मुल्क में जो ट्रिब्यूनल है वो तो बाकी सूबों में हो गए, सिर्फ जो पंजाब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उज़रदारियाँ हैं वहाँ पर अभी तक ट्रिब्यूनल जो है वो कायम नहीं हुआ। और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, कई 5 कायम हुए बेसिकली। इस वक्त जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनको एक मरासला भी अरसाल किया गया और उनसे जो अवेलेबल जजेस हैं उनकी तफसीलात मांगी गई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के ट्रिब्यूनल जो है वो भी तश्कील देने हैं। आज KPK के लिए 5 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो तश्कील दिए गए हैं। इसी तरह वफाक के लिए 1 ट्रिब्यूनल जो है वो 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, लिहाजा उसके लिए 1 ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया गया है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत कर रहा है। और अगर हम बात करें तो जब से इंतखाबात ख़त्म हुए, यानी 9 तारीख के ऑनवर्ड बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 60 के करीब इंतखाबी उज़रदारियाँ होती हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो 2 बेंचेस हैं वो इस पर समाअत करते हैं। ताम इसमें अभी तक कोई ऐसा कोई ख़त्मी अगर आप कह लें कि किसी का कोई रिज़ल्ट निकला हो, तो अभी तक किसी का भी नहीं निकला, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो दरख्वास्त गुजार होता है उसकी प्लीज सुनता है और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर से जो है रिपोर्ट तलब करता है, और उसके बाद वो जो केस है वो अगली समाअत तक मुलतवी कर दिया जाता है, जिसमें बेशतर केसेस जो है वो अब 22 तारीख के बाद तक जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। 22 तारीख के मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कानूनी तौर पर इस चीज़ का पाबंद है कि जो उम्मीदवार 8 फरवरी को कामयाब हुए हैं वो इस बात के पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि वो 22 फरवरी तक उनका जो गजट नोटिफिकेशन है वो हर हाल में जारी करे। अब इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं और उसके अलावा लाहौर का 1 हल्का है 128, ये केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आए थे। इलेक्शन कमीशन ने इसको सुना और इसमें जो मेन प्ली थी वो ये थी कि जो फॉर्म 47 जो इब्तिदाई तौर पर आप कह सकते हैं कि एक हतमी नतीजा होता है जिसमें तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब किया जाता है, वो कानूनी तौर पर ये लाजिम है कि जी कानूनी तौर पर ये लाजिम है कि रिटर्निंग अफसर तमाम उम्मीदवारों को बुलाकर उनकी मौजूदगी में उनकी तसल्ली कराए और उसके बाद जो फॉर्म 47 है उसकी कापियां तमाम लोगों को दें और अपने जो ऑफिस है उसके बाद जो नोटिस बोर्ड है उस पर भी चस्पा करें। जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इवन के अगर सलमान अकरम राजा साहब का जो हल्का है, अभी एक बात ठहर जाए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन रोका नहीं है, कोई मुअत्तल नहीं किया है, ये दुरुस्त है? सर एक ही है जी बिल्कुल। जो 4 नोटिफिकेशन रोके हैं वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने रोके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में NA 47, 46, 47, 48 और 128 की जो समाअत है वो जारी थी और इलेक्शन कमीशन ने उसमें ऑर्डर किया था कि जो आरओज है वो उम्मीदवार की मौजूदगी में फॉर्म 47 को दोबारा मुरतब करे। ताम जब इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया तो इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने जो इस
इस हलकों से, यानी 3 जो हलके हैं यहाँ से जो कामयाब उम्मीदवार थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिनको तीनों जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, शुएब शाहीन है, अली बुखारी हैं और इसके अलावा जो आमिर मुगल हैं, उनकी जानिब से इसको चैलेंज किया गया और कहा गया कि एक तरफ जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर अहकाम दिए कि रिटर्निंग अफसरान जो है इनकी मौजूदगी में ये नताइज जो है मुरतब करें, लेकिन हमें सुना नहीं गया और हमारी गैर मौजूदगी में ये नताइज जारी किए गए हैं। अच्छा। आज जो डिविजनल बेंच था जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच था उन्होंने ये तीनों जो नोटिफिकेशन थे ये वापस ले लिए, यानी सस्पेंड करा दिए हैं। अब इसी से थोड़ा सा हट के एक और केस था, वो NA 128 का था, सलमान अकरम राजा साहब का। उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जजमेंट जो है वो रिजर्व कर दी थी। जब वो जजमेंट रिजर्व हुई उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उसको चैलेंज किया और जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उन्होंने उसको सुना और उसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे और उसके अलावा जो DG लॉ थे अरशद खान साहब, उनकी जानिब से इस बात का इतराफ़ किया गया कि ये नोटिफिकेशन गलती में जारी हुआ है, लिहाजा ये नोटिफिकेशन हम अभी वापस लेते हैं। ठीक। लेकिन इस वक्त जो एक चीज़ जिसको उजागर करना बड़ा ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तकरीबन 250 से ज़्यादा इंतखाबी उज़रदारियों की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत कर चुका है, जिसमें अक्सरियत जो है वो पंजाब से है। लेकिन ये समाअत जो है वो आर्टिकल 119 यानी हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त जो है वो समाअत कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनका जो ओन चौधरी साहब की जो नोटिफिकेशन थी उसको भी रोक लिया गया है। जी वापस ले लिया था इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया। अब गोया के सामने ओन चौधरी भी अभी तक मुंतखब शुदा तस्वुर नहीं होंगे। नहीं जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में ये मामला जो है ये ठीक हो गया, ज़ेरे इल्तिवा है। अच्छा सर, एक इशू और है, एक इशू और कब तक अब आप ये जो पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कब तक काम शुरू कर देंगे? उमूमी तौर पर तो अभी तक जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको तमाम नाम जो है वो दे देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन को अभी तक जो दस्तयाब जजेस हैं उनके नाम मौसूल नहीं हुए, तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन नहीं कर पा रहा। तो तवक्को ये की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में उनको वो नाम मौसूल हो जाएंगे, उसके बाद ट्रिब्यूनल तश्कील पा जाएंगे। अब जनाब चीफ जस्टिस भी तवज्जो फरमाएं, यहाँ तो काम बड़ी तेज रफ्तारी से करने की जरूरत है ना। सर एक इशू है, वो ये है कि गजट नोटिफिकेशन के 3 दिन मिलते हैं ना आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल होने के, लेकिन वकार सैयद साहब से जब मेरी बात हुई थी वो ये कह रहे थे कि जी ये जो नोटिफिकेशंस हो रहे हैं ना ये टाइम लैप्स हो रहा है 3 दिन का, ये तो कहीं मुश्किल ना क्रिएट कर दे। नोटिफिकेशन हो चुका जी, उसके 3 दिन जो हैं वो तो खत्म हो जाएंगे ना, उससे काउंट होंगे ना। तो सर आज़ाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे फिर? आज़ाद उम्मीदवार जहाँ जाएंगे, जहाँ किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर जाना होगा ना, नोटिफिकेशन के बाद नहीं। सर यही तो बात है, नोटिफिकेशन यानी वो गजट नोटिफिकेशन नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। हाँ। ये वकार साहब चलिए वो तो चले गए। जी जी हाँ, गजट नोटिफिकेशन के 3 दिन या फिर जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के उससे 3 दिन हो चुके, बहुत सारे हलकों में हम ये कह सकते हैं लैप्स हो गया। देखिए इस पे हमने इलेक्शन कमीशन से खुद भी पूछा और उनका मौक़िफ़ जो था वो बड़ा क्लियर था। अगर आप इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं अगर आप उसको तवज्जो से उसको पढ़ें तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। एक तो ये है कि जैसे मियां अज़हर साहब की बात करें जो MNA मुंतखब हुए हैं, हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब हैं, उनका नोटिफिकेशन जो है बैक डेटेड था, यानी उनको बाद में मौसूल हुआ। उसका नुकसान उसमें नीचे जो आइन का आर्टिकल 51 है जिसकी क्लास है जिसमें एक आज़ाद उम्मीदवार के पास एक आइनी हक होता है कि वो 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें, वो उसी के साथ नीचे जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है तो उसमें उन्होंने एक नोट लिखा है कि इसको आज ही जो है वो उसको गजट इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें। अगर हम माजी की एग्जाम्पल ले 2018 की 2013 की तो उसमें ये होता है कि क्योंकि आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि जब आम इंतखाबात हो जाए तो उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपने एक कंप्लीट गजट नोटिफिकेशन जारी करना होता है। उसके बाद 3 दिन दिए जाते हैं कि उम्मीदवार आज़ादाना तौर पर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के पास दस्तयाब वक्त है वो 22 फरवरी का है, यानी इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी को जो माजी की प्रैक्टिस है उसके मुताबिक तो 22 फरवरी को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था। 3 दिन जो है वो किसी जमात में शमूलियत के लिए
और उसका जो 4th डे होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई पार्टी पोजीशन जो है वो जारी करता, और उसी के साथ वेरी नेक्स्ट डे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उस पार्टी पोजीशन के अगेंस्ट जो रिजर्व सीट्स बनती थी उन खवातीन की अकलियतों के जो नुमाइंदे हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करता। लेकिन यहाँ पर इस बार इलेक्शन कमीशन यानी कानूनी तौर पर तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो एक साथ नोटिफिकेशन जारी करे या उसको अलग अलग, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि यहाँ पर इस दफ़ा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमारे ज़राए हैं, जो मालूमात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन कोई 54 अराकीनी कौमी असम्बली ऐसे हैं जिनके गजट नोटिफिकेशन हो गए हैं, ताहम उनकी जानिब से अभी तक किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की गई। इसी तरह ये सवाल जो है हमने लतीफ़ खोसा साहब से भी पूछा था ज़रा क्लैरिटी के लिए, तो उनकी जानिब से कहा गया कि एक मास्टर कॉपी जो गजट नोटिफिकेशन होगा जब वो जारी होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ताहम जो इलेक्शन कमीशन के जो हमारे सोर्सेज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ये तो अब 2 हिचकियों में हो गया, बीमार गम तमाम, दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे। अब वो बेचारी सारी उस्ताद उन्हीं पे पढ़नी है बेचारों पे। जब गजट नोटिफिकेशन होगा और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फौरी जारी कर दो आज ही, उस तक पहुंचेगा फिर 3 दिन काउंट होंगे ना। उसूली तौर पे तो यही है ना सर। अभी तो आप देखें, ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, इस सिलसिले में तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो आपस में इस वक्त सर जोड़ के बैठी हैं और देखते हैं कि वहाँ से क्या कुछ निकलता है। लेकिन जो फैसला हुआ पीटीआई की तरफ से वो ये कि जी उन्होंने मुत्तहदा जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी इत्तेहाद करने का फैसला किया है। मगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी मौजूद थी वहाँ, राजा नासिर अब्बास साहब भी बैठे हुए थे। वो कह रहे मुशावरत से फैसला हुआ, मुशावरत से फैसला हुआ। गोया अब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद जो है, क्या नाम, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसके घोड़े पर सवार होगी अब पीटीआई, उसके घोड़े पर, इंतखाबी निशान घोड़ा जी, या घोड़ा सवार हो गया पीटीआई पर। देखें इसमें टेक्निकली तो पीटीआई जो है ना, अब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है ना, उसका चोला पहन लेगी ना, बिल्कुल उसका नाम बदल गया ना, केपी और पंजाब। अब देखते हैं कि उन्होंने ये सारा यार पापड़ बेले हैं कि उनको मखसूस नशिस्तें ख्वातीन की और अक़लियतों की मिल जाए। अब इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो तारीख गुजर चुकी है फहरिस्त देने की। अगर सुन्नी कौंसिल ने कोई फहरिस्त दी हुई है ऑलरेडी औरतों की और अक़लियतों की, तो उसको फायदा पहुंच जाए, उनको तो मिल जाएगी ना। लेकिन पीटीआई का ख्याल है कि वो इसको कंटेस्ट करेंगे और अदालत में जाएंगे और उनको जो उनका हिस्सा है यानी ख्वातीन की नशिस्तों का और अक़लियतों की नशिस्तों को मिलना चाहिए, और उनकी एक लिस्ट जो है ताज़ा लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। और वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर हमारे जो मोहतरम कायदीन हैं, नवाज शरीफ साहब मसलन मुतालबा करते ये कि भाई इनकी जो नशिस्तें औरतों की हैं, ख्वातीन की, इनको दी जाए, और इनकी जो हैसियत है पार्टी की असेंबली के अंदर उसको तस्लीम किया जाए। अच्छा, और जरदारी साहब को भी अगर अल्लाह ताला ये तौफीक दे देता तो इसमें क्या मज़ाक़ा था। अगर मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसमें तरमीम कर दें आप ऑर्डिनेंस के जरिए निगरान हुकूमत ये काम करे, और ये अगर हमारे लीडर ये बात कहते तो एक माहौल थोड़ा खुशगवार होता, तलखी कम होती। भाई जब वोट ये तय हो गया, वोट उनको मिल गए, सबसे बड़ा ग्रुप उनका बन गया आजाद लोगों का, तो हक भी मिल जाए, तो फिर उनको बाकी हकूक भी मिल जाए। ये बाद औकात बहुत ऊपर उठ के देखना पड़ता है अपने सियासी मामलात से और मुफादात से। तो नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर हैं, उनसे तवक्को हो सकती थी और अब भी है कि वो भी कोई जेस्चर ऐसा दें कि ये इत्तेहाद हो कौम के दरमियान और तफरीक कम हो। अब ये अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब अदालत जो है अब टेक्निकल नुक्तों पे उलझे रहें और
उनको बेचारों को ख्वार करें, कभी वहदतुल मुस्लिमीन के झंडे तले, कभी सुन्नी काउंसिल में, कभी नशिस्तें मिलनी है नहीं मिलनी है। लोग जो है उनको गुस्सा आएगा जिन्होंने वोट दिए हैं पीटीआई को, ये भी तो समझे ना। सही बात उनके वोटों के साथ आप क्या बदसलूकी कर रहे हैं। तो आप और एक दूसरे को तस्लीम करके, एक दूसरे को से नफरत कम करके तभी आगे बढ़ सकते हैं ना। मुल्क को चलाना है ना। और अभी तो आप देखें कि हमारी ये जो है पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी वो बैठे हुए हैं, कमेटियां बैठी हैं। बिल्कुल। अब वो इसहाक डार साहब कहते हैं ये तय हुआ कि जो नुक्ते यहाँ जेर बहस आ रहे हैं मीडिया पे नहीं लाने, वो मीडिया पे नहीं आएंगे। बिलावल साहब कल जलसे में, बिलावल भुट्टो साहब जलसों में बयान कर रहे हैं, कहेंगे मैं 3 साल के लिए 2 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मैं अवाम से मुंतखब होके आऊंगा, मुस्तरद करता हूँ, मैं मुस्तरद करता हूँ उसको। वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन सर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तो कोई फार्मूला ना डिस्कस हुआ ना तय हुआ, तो ये इसको सच इरफान माने। सिद्दीकी साहब उसका है मीटिंग कमेटी में, उसमें है ना सर वो है। तो अब ये तो वो जाने और बिलावल जाने एग्जैक्टली और सागदार साहब जाने। मगर आप ये बताएं कि ये एक दूसरे को जो जिच करने पे लगे हुए हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी तो समझ रही है ना, पंजाबी का मुहावरा है ना कि उन्होंने कहा कट्टा जो था ना, चोटा जिसे कहते हैं, वो कुएं में गिर गया। अच्छा। और वो उसको खस्सी करना मतलूब था, वो काबू नहीं आ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कुएं से निकालो, तो वो बाबा खड़ा था, उन्होंने कहा ना ना अभी ना निकालना, पहले इसको खस्सी कर लो फिर कुएं से निकालना। अब वो बेचारा छोटा जो है कट्टा, वो कुएं में गिर गया, पीपल्स पार्टी के कुएं में, मुस्लिम लीग नून का। तो अब आप देखें भैया, आपने अगर हुकूमत चलानी है तो तमीज से कायम करें, तमीज से चलाएं, शेयर करें, जो भी अच्छा सर्दो गर्म जो है उसको चखे मजा मिलकर। अब वो कह रहे हैं जनाब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हमें दे दो। तो यहाँ तो मुस्लिम लीग के जो बड़े बही खा है ना, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया था कि भाई आप अपोजिशन में बैठ जाएं। मौलाना साहब भी वो यही कह रहे थे, तो अलल ऐलान कह रहे थे कोई बात नहीं, इनको करने दें हुकूमत। भाई अगर आप फराख दिली के साथ मामला नहीं कर सकते एक दूसरे सही, तो फिर ना करें। जो पीटीआई है ना, उसने तो शोर मचा रखा मेरे 180 सीटें हैं। बिल्कुल। चलो वो तो उनके ख्वाबो ख्याल में होगी, लेकिन अगर कौमी असम्बली में किसी भी जमात को या किसी उम्मीदवार को वजीर आजम के मेजॉरिटी की तायद हासिल ना हो सके, फिर हाउस के कुल लोग जो हैं उनकी मेजॉरिटी, तो फिर दोबारा वोटिंग होगी। फिर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है सही, वो हुकूमत बना लेंगे। इसीलिए तो वो मुकाबले में आ रहे हैं। देख लें पीटीआई जो है, अब मुस्लिम लीग नून जो है गायब हो जाए, अदालत ना जाए ऐवान में, ब्रेक का वक्त, और कहे जनाब पीटीआई को बना लें। और भाई दिल बड़ा करने की जरूरत है सर, एक ब्रेक का खुले दिल से काम करें, एक दूसरे को यानी नीचा दिखाने के लिए काम ना करें। सर ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेते ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।